साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्य और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे शुरुआत करेंगे और नॉन एग्री स्पेस में कच्चे तेल में शुरुआती तेजी के बाद मुनाफा वसूली है, सोने चांदी में ठहराव है, लेकिन बेस मेटल्स में आज भी बढ़त। गुड इवनिंग मनीषा। मेरे ख्याल से नॉन एग्री स्पेस में अगर टॉपिक की बात करें तो मेरे ख्याल से आपको दो कमोडिटी में ट्रेड करने की सलाह रहेगी। पहला क्रूड रहेगा, क्रूड में बाई करने की सलाह रहेगी। सितंबर वाइडर 2720 एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस 2660, टारगेट 2800। वैसे ही क्रूड में बाई करने की सलाह रहेगी 51200, अक्टूबर वाइडर एंट्री पॉइंट 51,000, स्टॉप ऊपर में टारगेट 51,700। खरीदारी की राय यहाँ पर सोने में और कच्चे तेल में भी, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आज सब जगह मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अगर खाने के तेलों का सेक्टर छोड़ दें तो यहाँ पर काफ़ी दबाव है, लेकिन वंदना, आपकी नज़र कहाँ है? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे मस्टर्ड भी यहाँ पे आ सकती है और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाइंग आते हुए अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 53.75 थोड़ा से निचले स्तर पे यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड करना चाहूँगी। 54.50 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 53.45 रुपीज़ का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर है। आज इसने अपसाइड दिखाया लेकिन एक करेक्शन आया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी कंटिन्यू हो सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। 4100 के लेवल पे बाई करना चाहिए, 4150 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 4075 का। खरीदारी की राय यहाँ पर खाने के तेलों में देखने को मिल रही है और कैस्टर में भी बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर वंदना की तरफ से आती हुई, लेकिन खाने के तेलों पर ही यहाँ पर नज़र रखेंगे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर सोयाबीन, सोया तेल की, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार है। करीबन 1 से 1.5% की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई। जोरदार तेजी इसलिए भी है क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से यहाँ पर अच्छे क्यूज आते हुए देखे हैं। सरसों में जरूर मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन ऐसे में क्या आउटलुक रहना चाहिए, आप कैसे इस पर कारोबार करें? सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया और जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। नीरव, पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि करीबन 1 मिलियन टन की जो फसल है एमपी में उसे खराब माना जा रहा है बारिश की वजह से, उसमें सोयाबीन कितना है और एज ऑफ नाउ फसल को लेकर क्या बातचीत है? सिचुएशन ये है कि अबाउट 5 से 6 लाख टन सोयाबीन क्रॉप जो पहले डेवलप हो रहा था, जो बहुत ही अच्छी क्रॉप सिचुएशन थी, उससे घटा है। बट ये सिचुएशन ऑलरेडी हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं 2-3 वीक से, जो येलो मोज़ैक के कारण हुई है। ओवर द वीकेंड फ्राइडे से रेन्स वापस इस एरिया में आ रही है, जा रही है, बट अभी तक कोई नए डैमेज की फर्दर इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। पर वेट ट्रेंड अगर रहता है तो क्रॉप डिले भी होता है और थोड़ा सा कहीं छोटा मोटा डैमेज आ सकता है। कमिंग ऑन टू ओवरऑल प्राइजेज, इसमें सोयाबीन्स में मार्केट क्या है, वापस से रैली करा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए टेकिंग क्यूज फ्रॉम इंटरनेशनल सोयाबीन ऑयल एंड सीपीओ ऑल्सो, सोयाबीन्स एक 3980 का रेजिस्टेंस अक्टूबर में ले रहा है। सामने ही नीचे में 3800 3850 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट काफ़ी सोयाबीन्स को सपोर्ट कर रहा है। बाकी अदरवाइज लोकल डिमांड डीओसी की सो है। ओवरऑल रेंज बाउंड ट्रेड सोयाबीन्स में लगता है मुझे आगे सोया ऑयल की सिचुएशन में ये है कि यूएसडीए रिपोर्ट ऑन फ्राइडे केम सपोर्टिव। उन्होंने सोया यील्ड्स डाउन करी हैं। क्रॉप सिचुएशन ओवरऑल इस सीजन का कम किया है। ऑलरेडी हम यूक्रेन में सन क्रॉप भी कम देख रहे थे। सो कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल सेक्टर में नई नई बुलिश क्यूज ही आ रही है। लेवल्स की हम बात करें, लास्ट टाइम 900 पे आके ऑयल रेजिस्ट कर रहा था एनसीडीएक्स फ्यूचर्स में, इस बार बड़ी कंफर्टेबली 900 के अबाउट ट्रेड कर रहा है। उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि ऑयल 800-820 डॉलर्स पे बीन ऑयल अटकता था, वो सपोर्ट ले रहा है। सनफ्लावर ऑयल सीएनएफ भी काफी हायर प्राइजेस पे, रादर न्यू टेरिटरी में। ओवरऑल एडिबल ऑयल सेक्टर काफी सपोर्टिव ट्रेंड पे ही है। बाय ऑन डिप्स एक ठीक स्ट्रैटेजी लगती है। और ऑयल कंट्रीब्यूशन ऑफ बीन्स डेफिनेटली इसको सपोर्टिव रहने वाला है। वहां तक मील का सिचुएशन है, वो थोड़ा सा ज्यादा डोमेस्टिक पे है और वो थोड़ा रेंज बाउंड डिमांड सा सिचुएशन है। रेंज बाउंड प्राइजेस की मील की सिचुएशन है।
बुलिश क्यूज यहाँ पर हैं, भावों में सपोर्ट रह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़त की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नीरव को नजर नहीं आती। लेकिन बजोरिया जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि बुआई का इलाका अगर हम खरीफ के हिसाब से देखें तो वहां पर 10 से 11% का इजाफा देखने को मिला है ओवरऑल ऑयल सीड में। ग्राउंडनट ऑफकोर्स एक सक्सेस स्टोरी है जिसकी हम बात यहाँ पर करते रहे हैं, और जिस तरह से यूएसडीए की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल प्रोडक्शन 609 मिलियन टन, ग्लोबल कंजम्पशन 515, इन सब आंकड़ों के साथ हम कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर आज के दिन में देखा जाए तो ओनली सेक्टर जहां पर बढ़त देखने को मिली है वो है खाने के तेल। आप कौन से दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स यहां पर देखते हैं और आपको कहां लगता है कि भाव कहां जाएंगे? मनीषा जी, सब में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये साल ला नीना आ गया है और ला नीना कंफर्म हो गया है। अभी तक ला नीना की 3 महीने से बात चल रही थी, और ला नीना मतलब वो यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, अर्जेंटीना में ड्राइनेस और एक्सेस रेन्स इन इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, और एग्जैक्ट वैसा का वैसा रोल प्ले हुआ है। और इस कारण से क्रॉप सब जगह पे डैमेज हो गई है, और क्रॉप डैमेज होने से स्पेकुलेटर्स को एक बुलिश फरवर आ गया है। और फंड्स का भी मैंने लास्ट समय जिक्र किया था आपको कि बहुत सारा 0% का इंटरेस्ट का पैसा घूम रहा है, जो इक्विटी मार्केट से कमोडिटी में आ गया है और कमोडिटी में वो इन्वेस्टमेंट चैनल्स में चला गया है। तो इस सब कारणों से हमने देखा है कि जो लो थे हमारे प्राइसेस, जो सीपीओ की कीमतें हमारे यहाँ 660, 770 चल रही थी, वो आज 750 में ट्रेड हो गया है, और $750 पर मेट्रिक टन। और सोयाबीन ऑयल की जो कीमतें नीचे में $790-800 चल रही थी, वो $860 हो गई है। और सनफ्लावर ऑयल तो आसमान छू गया। सनफ्लावर ऑयल जो हमारा करीबन आप समझ के चलिए $830-850 चल रहा था, वो $1035 हो गया है जी। सो ये सब इसी कारण से हुआ है कि ला नीना आ गया है, और वेदर ने सब जगह पे वर्ल्ड ओवर सिचुएशन चेंज कर दी है। और इसी कारण इंडिया तो एक इम्पोर्टिंग कंट्री है जिसमें हमें 65% इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन इंडिया में आ गया। ये तो हम बचे हुए हैं क्योंकि रुपी अप्रिशिएट हो गया है। रुपी ऊपर में जो 77 हुआ करता था वो 73.50 है, तो उस कारण से 3-4-5% हमारी कीमतें उतनी बढ़ी नहीं है। सो हमें यह समझ के चलना पड़ेगा कि ये साल बुलिश ईयर है, एंड बिकॉज ऑफ द क्रॉप डैमेजेस एंड ला नीना, एंड हमें मंदी का व्यवहार करने का इसमें जगह नहीं है जी। हम इसको मतलब बाय ऑन टिप्स कर सकते हैं, या हम इसके रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पोजीशन है। अभी हम आगे ये समझते हैं कि इन कीमतों में अभी भी फॉरेन की कीमतों में सोयाबीन की कीमत में $40 और बढ़ सकता है, $900 तक जा सकती है कीमतें, और सीपीओ की कीमतें जो आज $750 है और आगे की नवंबर की $735 है, वो कीमतें में भी $20-25 और बढ़ने की गुंजाइश बन सकती है। ओके। तो ये ओवरऑल सिचुएशन के अंडर में हमको काम करना होगा, लेकिन क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। तेल चाहिए उतना अवेलेबल है, इंपोर्ट भी बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। 13,80-90 हज़ार टन हमारा अगस्त में भी आया है, 15.5 लाख हमारा जुलाई में आया है। सो वो कमी नहीं है, लेकिन कीमतें डेफिनेटली थोड़ा डिमांड रशनिंग होगा। इतनी कीमतों पे हमें लग रहा है अगले साल में थोड़ा इंडिया में एडिबल ऑयल का कंजम्पशन पे असर पड़ेगा, और बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्ले करेगी, और उस कारण से हमें लग रहा है इंडिया का एडिबल ऑयल कंजम्पशन 5 से 7 लाख टन करीबन कम हो जाएगा। ओके। बिकॉज अभी ऊंची कीमतें लोगों को लेनी पड़ेगी, तो वो एक असर जरूर पड़ेगा, लेकिन वो कंजम्पशन कम होना जरूरी है, बिकॉज वर्ल्ड में सप्लाई भी कंस्ट्रेंट हो गया है। हाँ जी। तो जब सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गया है, प्राइस इज हायर बिकॉज ऑफ दैट, सो कंज्यूमिंग कंट्री में थोड़ा कंजम्पशन को भी कम होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। और क्लियरली जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सेक्टर यहाँ पर इवन एज हमने यहाँ पर बेहतर फसल आते हुए देखी है, लेकिन बुलिश क्यूज भी सामने इतने सारे हैं, और ऑफ कोर्स जो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस हैं, और जिस तरह से अब तक हम इन हाउस कंजम्पशन देख रहे थे, त्योहारी मांग भी है, फसल को लेकर चिंताएं भी हैं, और आउट ऑफ द हाउस कंजम्पशन अब भी यहाँ धीरे धीरे हमने वो बल्क बाइंग भी आते हुए देखी है, उसका भी फायदा है। वंदना, आप कैसे देखती हैं पूरे सेक्टर को, और क्या आप भी एग्री करती हैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, और क्या आपकी भी बाइंग कॉल्स हैं? बिल्कुल मनीषा, क्योंकि अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पे बढ़ा और एंडिंग स्टॉक्स भी वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे कम हो रहा है, तो चीजें बुलिश साइड ज्यादा है। साथ में फेस्टिव सीजन यहाँ से इंडिया से शुरू होके ये क्रिसमस, न्यू ईयर सब कुछ यहाँ पे है सामने में, तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन बढ़ेगा। कंसर्न बस ये है कि जब हमारा फ्रेश अराइवल आएगा सोयाबीन का, तो मार्केट यहाँ से हो सकता है कि डोमेस्टिक स्टोरी थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो और थोड़ा टिकअपल हो इंटरनेशनल मार्केट से, जो हम टाइम टू टाइम आते हुए देखते हैं यहाँ पे, चाहे
चाहे वो कॉटन काउंटर हो या एडिबल ऑयल पैक हो। तो मेरे ख्याल से फिलहाल का जो ट्रेंड है वो मुझे बाइंग साइड में ही लग रहा है और मुझे लग रहा है कि करेक्शन पे बाय करना चाहिए। आज की मार्केट में गैप अप ओपनिंग हम लोगों ने देखा तो कोई वे नहीं रह गया था फर्दर ट्रेड का। मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन आता है तो 910 के लेवल पे एक बार रिफाइंड सोया को खरीदना चाहिए। 916 पे का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 960 रुपए का होगा। मनीषा, मुझे वहीं पे लग रहा है कि सोयाबीन में भी थोड़ा करेक्शन 3900 का लेवल कभी कहीं आता है तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 4035 का लेवल रखना चाहिए टारगेट का। स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 3850 का। यानी कि खरीदारी यहाँ पर बरकरार है। इंडस्ट्री में जैसे हमको नीरव ने और बजोरिया जी ने बताया खरीदारी है, और चार्ट्स पर वंदना को भी लगता है कि फंडामेंटल्स के तौर पर यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट आगे जाके बना रह सकता है। एक बार कच्चा तेल यहाँ पर स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिरावट हमने और थोड़ी आते हुए देखी है। आज की शुरुआत करीबन 1% की बढ़त के साथ हुई थी और अब 1% की गिरावट के साथ यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। प्रथमेश, आपने कहा कि डिप्स पे यहाँ पर खरीदारी जरूर करनी चाहिए, लेकिन बाजार अब फिलहाल यहाँ पर सैली को देख रहा है। हमने लॉरा को यहाँ पर लैंडफॉल बनाते हुए देखा था और सैली का लैंडफॉल यहां पर शायद कल सुबह में है। किस तरह से अगला 24-48 घंटे फिलहाल कच्चे तेल के लिए रह सकते हैं? मनीषा, जब भी कोई क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस होते हैं ऑयल में रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है और अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से वो रिस्क प्रीमियम जो है ऑयल में दिख सकता है। एक $3 से $4 का रिस्क प्रीमियम देखने को मिल सकता है। ऐसे ही मेरे ख्याल से पॉसिबल मोमेंटम जब यहाँ से कंसोलिडेशन जोन में है ऑयल, आप देखोगे लास्ट एक डेढ़ महीने से ऑलमोस्ट $3 से $4 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी ये जो क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस है काफी हद तक अभी ये वाले हफ्ते में रिस्क क्रिएट करेंगे और मोमेंटम जो है पॉजिटिव रह सकता है। मेरे ख्याल से ऑयल प्राइसेस से अगर इंफ्लेशन की बात करें तो करीब अराउंड 2800-2900 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। प्रथमेश, आप मेटल्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि इवन एज बाकी सेक्टर्स में, इवन ग्लोबल इक्विटीज में हल्की सी मुनाफा वसूली आई। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यूएस फेड की मीटिंग जो कल से यहाँ पर शुरू हो जाएगी, लेकिन मेटल्स में जिस तरह की बढ़त आज हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, क्वार्टर से %0.5 तेजी यहाँ पर वापस लौटी है। यहाँ पर आप कहाँ ट्रेड करना चाहेंगे? आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी पूरे 2020 के लिए इजी मॉनेटरी पॉलिसी सेट हुई है ग्लोबली, वेदर इट इज यूएस, इज यूरोप और जापान या फिर और एशिया की कोई भी सेंट्रल बैंक हो। मेरे ख्याल से इजी लिक्विडिटी पुश है जो सारे एसेट क्लासेस में एक रैली क्रिएट कर सकती है। बेस मेटल्स में काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है, मोमेंटम अभी भी जारी है। मेरे ख्याल से अगर आपको मेटल्स को पिक करना है तो कॉपर में बाय करने की सलाह है। मेरे ख्याल से कॉपर में 534 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बाकी जिंक को अवॉइड करूंगा फिलहाल ट्रेड। खरीदारी की राय यहाँ पर मेटल्स पे जारी है। एक्चुअली ऐसा हमने पिछले कई महीनों से होता हुआ देखा भी है कि मेटल्स अपना मार्च अप्रैल में जब लो बनाए थे तो उसके बाद हर डिप पर यहाँ पर बाइंग हमने स्पेकुलेटिव या फंडामेंटली यहाँ पर लौटते हुए देखी है और बाइंग कॉल यहाँ पर आज भी जारी है। पिछले हफ्ता बहुत अच्छा नहीं था कॉपर के लिए, लेकिन आज यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई नजर आई है और 530 के टारगेट्स प्रथमेश ने दिए हैं। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, आगे लेकर आएंगे दर्शकों के सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को हम यहाँ पर अपने शो में शामिल करते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ प्रतीक गुप्ता जी हैं बैंगलोर से फोन लाइन पर। प्रतीक नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मनीषा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। ऑलराइट मनीषा जी, माय क्वेश्चन इज मेरे पास परचेज किया हुआ है सिल्वर जी, दिसंबर फ्यूचर फॉर 69,700 एंड वन लॉट ऑफ लेड September future for 155.65. So I want to know the outlook. Should I hold it and for how long, or should I average out lead and silver? So I want to know what is your strategy ahead. जी, प्रतीक ने यहाँ पर चांदी खरीदी है और लेड में बाइंग करी है। चांदी ऑफ कोर्स अपने उन हायर लेवल से थोड़ी सी नीचे आते हुए देखी है, लेकिन प्रथमेश जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि यूएस की फेड मीटिंग है और कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस की एक्सपेक्टेशन वहाँ पर नहीं है और जिस तरह की खरीदारी हमने यहाँ पर मेटल्स में आते हुए देखी है, आपकी बाय कॉल भी है यहाँ पर प्रेशस मेटल्स में। प्रतीक को क्या राय देंगे? मेरे ख्याल से 69,700 इनका जो प्राइस है काफी ऊपर है। मेरे ख्याल से इनको बाई कर लेना चाहिए वाले भाव पे। 68,000 के आसपास का भाव चल रहा है सिल्वर, तो इनका एवरेज प्राइस काफी हो जाएगा। पॉसिबिलिटी वापस इनको 69,500 तक की मिल सकती है, वहां पे एग्जिट कर ले। वैसे इन्होंने कहा कि इनका लेड जो है वो बाई है और इनका लेड की पॉसिबिलिटी जो है ऊपर में एक सेकेंड
लेड 147 का सीएम पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल भाव लेड के लिए करीब 152 तक के दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो चांदी में आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं और लेड में आप काफ़ी आउट ऑफ द मनी है, तो जैसे प्रथमेश कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपनी पोजीशंस क्लोज कर देनी चाहिए। एक और हमारे साथ कॉलर हैं नरसिम्हा राव, हैदराबाद से फोन लाइन पर है। नरसिम्हा नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम, मेरा रनिंग मंथ का सीपीयू है मैडम $765 का, वो प्रॉफिट बुक कर ले और रख दे और दूसरा वो अक्टूबर का सीपीयू वो स्टार्ट करने का टारगेट क्या है मैडम? ओके, सीपीओ में यहाँ पर क्लियरली नरसिम्हा जी को इंटरेस्ट है। 2 लॉट खरीदे हैं उन्होंने 765 के, और फ्यूचर मंथ में, इसके अगले वाले मंथ में क्या यहाँ पर शॉर्ट करके चलना चाहिए? एज ऑफ नाउ 778 के लेवल्स, मुनाफा बुक कर लें क्या वंदना? जी मनीषा, वहाँ पे मुनाफा करना चाहिए वहाँ पे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि काफी गैप अप ओपनिंग था, चाहे वो रिफाइन हो या सीपीओ हो, तो नेक्स्ट जो बाइंग बनेगी वो करेक्शन पे बनेगी। अगर ये शॉर्ट करना चाहते हैं यहाँ से तो शॉर्ट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार 773 74 तक के प्राइसेस जो हैं वो आ सकता है। तो 3 से 4 रुपए तक की गिरावट फिलहाल मुझे लग रही है कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में आएगा नेक्स्ट बाइंग से पहले। चलिए नरसिम्हा जी, आप काफी इन द मनी हैं और मुनाफा इन लेवल इस पोजीशन में भी उठाया जा सकता है, और क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट करके चलें तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, जैसे वंदना बता रही हैं। विपिन रेवाड़ी हरियाणा से अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन नमस्कार, क्या है आपका सवाल? जी मैम, गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैंने एनजी ली है, 186 में बाय है जी। क्या आ पाएगी इस वीक? आज तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, करीबन 2.5% की बढ़त है नेचुरल गैस में, और मांग बेहतर होने की आगे उम्मीद भी है। प्रथमेश, विपिन जानना चाहते हैं क्या करें, होल्ड करें, कैसे कारोबार करें? नेचुरल गैस में जब भी आपने सवाल पूछा है, मेरा सवाल यही रहा है कि नेचुरल गैस की पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो 186 का भाव है, इन्होंने काफी ऊपर वाले भाव में एंट्री पॉइंट किया है। अभी करंट भाव जो चल रहा है 175। सलाह ये रहेगी अगर ये रिस्की बेट कर सकते हैं तो 175 का भाव चल रहा है, पहले यहाँ पे एवरेज करें। ऊपर में आपको 84 तक का भाव मिलेगा, वहाँ पे एग्जिट कर ले, प्रोवाइडेड ये कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस रख सकते हैं। बट नेचुरल गैस काफी वोलेटाइल है, मेरे ख्याल से नहीं रखना चाहिए, वही एडवाइस। विपिन, हमेशा नेचुरल गैस में बहुत बड़ी या लंबी देर तक पोजीशंस यहाँ पर नहीं बनानी चाहिए, लेकिन प्रथमेश अगर आपने जैसे कहा ऊपर में 184 भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और अभी तो 4.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, नीचे में क्या सपोर्ट या कहाँ एक फ्लोर बनता हुआ देखते हैं आप? आई थिंक ये रिसेंट जो फॉल हुआ है ऑलमोस्ट अराउंड 200 रुपीज से ऑलमोस्ट 170 रुपीज, 170 से वापस थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से सपोर्ट जोन जो है 170 और 165 के बीच के आसपास का जोन है जहाँ पे सपोर्ट जोन है, और मेरे ख्याल से एक पॉसिबल एक्सटेंशन वहाँ पे मिल सकता है आपको। अभी करंट भाव से 182 और 184 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट ये करेक्शन मोड में है नेचुरल गैस, तो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस न बनाए, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए विपिन, आपको नजर रखनी होगी स्क्रीन पर, यहाँ पर टोटली जैसे कह रहे हैं कि 182 184 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आप कॉशियस रहें, स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। हमारे साथ अब केशुराम जी बीकानेर से फोन लाइन पर हैं। केशुराम जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हाँ नमस्ते मैडम जी। मैडम मेरा सवाल था कि मेरे पास हाजिर में जीरा 50 क्विंटल है जी, और मैं दिसंबर तक रुक सकता हूँ, क्या भाव मिल सकते हैं? वंदना, सीधा आपके सामने सवाल है यहाँ पर, और जीरे में हल्की सी बढ़त हमने आते हुए देखी है, लेकिन बहुत लोग ज्यादा बुलिश हमें जीरे में पिछले कुछ दिनों में नजर आए नहीं है, भाव भी ऐसे नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि केशुराम जी की होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर साल के अंत तक है, कहाँ तक भाव जा सकते हैं? विंटर्स से मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिमांड बढ़ेगा, हालांकि और स्पाइसेस की तरह जीरा को फायदा नहीं मिला है, और इस बार मिट्टी में नमी है तो इस बार सोइंग की भी ज्यादा उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। 14,800 से 15,000 मुझे लग रहा है एक अच्छा लेवल रहेगा, जहां पे कि इनको एक बार सेलिंग करना चाहिए अपने स्टॉक्स को। बहुत ज्यादा वो ना रखे, और नेक्स्ट जो टारगेट है यहाँ पे अगर एक बार कंटिन्यू करती है कमोडिटी, तो जो मेरा अगला टारगेट होगा वो 15,500 तक का होना चाहिए। चलिए, तो यानी कि केशुराम जी यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। 50 क्विंटल आपके पास है, यहाँ से मुनाफा आपको साल के अंत तक देखने को मिलेगा, और आपकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बेहतर है, तो वंदना की राय आपके लिए। लेकिन इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में इतना ही समय। वंदना, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सभी स्ट्रैटेजीज में मदद करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CNBC आवाज़।